हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए एक बहुत शानदार मैंने प्रश्नों की श्रृंखला डिजाइन की है जो कि एक मैराथन रूप में होगी और इसमें आपके टॉप 5 से एमसीक्यूज जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू होंगे आपके क्विक रिवीजन होंगे, यानी आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है आपका 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो हम लोग एग्जाम को देखते हुए सिर्फ प्रश्नों के आंसर जानने का प्रयास करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। ये प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे और सामान्य अध्ययन में जितने भी टॉपिक हैं उन सबसे रिलेटेड आपके बेस्ट एमसीक्यूज में लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के साथ सेशन शुरू करते हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा तो ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम जरूर सुना होगा। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली जो आंसर होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी 6+1 यानी 6 सदस्य थे और एक हेड थे जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, यानी भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कहां से यानी किस प्रकार से ली गई है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, याद रखिएगा 1951 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में ऐड किया गया है। और ये 9वीं अनुसूची यानी जो आपके भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है उसको ऐड किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है 395 है और 395 में और बहुत सारे जुड़ने के बाद लगभग अब 450 हो गए, लेकिन उनमें से कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो बनते हैं वो अनुच्छेदों से बनते हैं और अनुच्छेद आपके राष्ट्रपति और फंडामेंटल राइट से बहुत बनते हैं। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है और इसके माध्यम से कोई भी विधेयक 6 महीने तक बना रहता है। और यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से नया अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश यानी 6 महीने के लिए जब संसद ना चल रही हो उस दौरान कोई विशेष आवश्यकता का कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर हम लोग डिटेल नहीं पढ़ करके सिर्फ एमसीक्यू पर एनालिसिस करेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोलॉजी इसके अध्ययन करने की शाखा है। और ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड यानी इस यूनिवर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ज्योतिष काम होता है। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप से। लिम्नोलॉजी यानी आपके झीलों के अध्ययन से। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये कब होता है? तो आप चंद्रमा का ग्रहण देखे होंगे यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य से जाने वाला प्रकाश पृथ्वी पर ही रुक जाता है और पूर्ण रूप से चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इसी स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य जब होता है जो पृथ्वी उसके बीच में आ जाएगी और सूर्य और चंद्रमा बीच में रहेगी पृथ्वी के साथ, और इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए। 35 वर्ष की आयु हो चुकी, ये भी सही है। और किसी भी सदस्य लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन उस संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं हो सकता। सदन का सदस्य हो जाएगा तो किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करेगा और ये राष्ट्रपति की अहर्ता में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आप याद रखिएगा, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे विधायक, सांसद, विधान परिषद का सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसकी बनने की कोई सीमा नहीं है। एक बार बन गया, हो सकता है दोबारा बने, 3 बार बने, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? प्रश्न आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
ये प्रश्न पूछा ही जाने वाला है, इसको आप द मोस्ट लगा सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव इस बार संपन्न हुए हैं। राष्ट्रपति आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू बनी है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसको आप याद रखें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक जो मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन शामिल होते हैं, तो आप याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के और साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित, यानी निर्वाचित सदस्य होंगे यहाँ पर संसद के और साथ ही साथ विधानसभाओं की। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित। ये तो एक सा ऑप्शन है आपका, यहाँ पर विधान परिषद दिया गया जो कि उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। राष्ट्रपति यानी भारत के जो प्रेसिडेंट है उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, आर्टिकल 6(1) याद रखिएगा। आर्टिकल 6(1) 61वां आर्टिकल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अभी आपके भारत की जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो उनको जो भारत के जो न्यायाधीश हैं जैसे जस्टिस यू ललित इनके द्वारा और इनसे पहले जो थे जो भी रहे होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाई गई होगी, है ना। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो भारत के संविधान में एक प्रश्न आपने देखा होगा, प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है 42वें संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, फंडामेंटल राइट में भी आपके, लेकिन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा में आपके संशोधन नहीं हो सकता है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं आधारभूत सिद्धांत। ये भारत का संविधान का न्यायिक समीक्षा का जो संशोधन नहीं हो सकता। यदि इसी में संशोधन हो जाएगा तो जो संविधान है उसकी अपनी प्रासंगिकता कम हो जाएगी, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, आपने देखा होगा जो ग्रीनविच मीन टाइम आपने पढ़ा होगा। ये जो भारत का समय है वो जीएमटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं +5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट, और जीएमटी में ग्रीनविच होता है। ग्रीनविच ये आपके ऑप्शन ए होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी जो समय वाली रेखा है वो ग्रीनविच, यूके यानी इंग्लैंड लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से होकर ये रेखा गुजरती है। और ये इलाहाबाद आपका कर्क रेखा, ऑप्शन याद रखा करिए, कर्क रेखा है ना। और इसी के माध्यम से भारत का जो समय है, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, तो उसके माध्यम से इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर ये समय रेखा गुजरती है। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो पृथ्वी आप जानते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है और एक घंटे में आप देख सकते हैं 24 घंटे होते हैं, 15 का गुणा करेंगे तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है, यानी आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी पृथ्वी एक देशांतर घूम जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो दो देशांतर, देशांतर यानी जो देश के अंतर को बताता है और साथ ही साथ समय निर्धारण की जो रेखा होती है वो देशांतर होती है, इसको गोरे बोलते हैं। 111.3 किलोमीटर इसकी दूरी होती है, याद रखिएगा 113.3 किलोमीटर इसकी दूरी होती है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बी ऑप्शन इज द राइट। अपसौर की स्थिति कब बनती है, एपीहीलियन और पेरीहीलियन होता है, तो ये पेरीहीलियन है। और अपसौर अप यानी ऊपर और ऊपर यानी दूर होना, 4 जुलाई ये अपसौर की स्थिति बनती है। और उपसौर की स्थिति आपकी यहाँ पर 3 जनवरी को बनती है, इसको आप याद रखिएगा। अपसौर की स्थिति 15.121 किलोमीटर की दूरी होती, करोड़ किलोमीटर की, लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 करोड़ किलोमीटर की औसतन दूरी है। 4 जुलाई को स्थिति सबसे दूर होती है और 3 जनवरी को यह स्थिति पास होती है, इसको राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो सोलर सिस्टम में उसमें कितने 8 ग्रह हैं हमारे, 8, और 8 में से शुक्र और बुध ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी के एकमात्र चंद्रमा, मंगल के हमारे 2 ग्रह हैं, बृहस्पति के सबसे ज्यादा, फिर शनि, अरुण, वरुण, और इसके बाद प्लूटो हमारा अब बौना ग्रह बन चुका है।
है ना, 8 ही हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है। कलिंग जो पुरस्कार है वो आपका ऑप्शन ए विज्ञान में दिया जाता है। बीजू पटनायक फाउंडेशन और इसके साथ मिलकर कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को के साथ मिलकर। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है और कलिंग का 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय में आपने पढ़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो एक घास के मैदान से रिलेटेड एक प्रश्न है, ग्रासलैंड का। डाउन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के, प्रेरी आपके अमेरिका के, सवाना घास के मैदान भी आपके वहीं पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए डाउन्स। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति, जिसको हम लोग वर्धा योजना के नाम से जानते हैं, और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, हस्त उत्पादक शिक्षा, यानी आप ऐसी शिक्षा पाएं जिससे आप स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्न में ये संस्थाएं दी गई है और इनको आपको एक सही क्रम में बताना है, यानी क्रोनोलॉजी बताना है। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज आपका 1875, ब्रह्म समाज 1828, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 और रामकृष्ण मिशन आपका 1897। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज हमारा पहले होगा, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी और फिर रामकृष्ण मिशन। जहां पर रामकृष्ण मिशन सबसे पीछे होगा वहां पर हम लोग दो ऑप्शन देखेंगे, ये हमारे दो है नहीं, यहाँ पर हम लोग दो ऑप्शन देख लेंगे। आर्य समाज पहले आया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट। 1828, 1875, फिर 1875 थियोसॉफिकल और रामकृष्ण मिशन 1897। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि 1920 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है, और सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में 1875 में आगरा में जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसको पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन इसका राइट। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अगुवाई में ये मिशन एक सदस्यीय था और 1942 में आपके भारत आया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एनवायरमेंट और आपके स्टैटिक जीके का। तो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया और उसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर विशेष रूप से टाइगर को लेकर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ये 1 अप्रैल 1973 से भारत में लागू हुआ। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी आपने नाम सुना होगा, ये मध्य प्रदेश का एक पर्यटन क्षेत्र है और ऊंचा पर्वतीय स्थल है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क परीक्षा में पूछे जाने वाले नेशनल पार्कों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे। 1934-35 में इसकी स्थापना होती है। फिर इसको स्वतंत्रता के बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाने लगा और अभी हाल में इसका नाम रामगंगा हो गया। याद रखिएगा, रामगंगा, रामगंगा, याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है। और रामगंगा आपकी एक नदी भी बहती है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना और उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में आपके फ्लावर्स वैली भी नेशनल पार्क, उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा किस राज्य में है? तो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर में दचीग्राम, उड़ीसा आपका वहां पर थोड़ा कम प्रसिद्ध है, मिजोरम और यहाँ पर कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में आपके दो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। भारत के जो संविधान सभा है ये किसके माध्यम से तैयार की गई, किसकी सिफारिश पर, इसको आपको बताना है। विवेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त और 1940 या कैबिनेट मिशन 1946। तो डी ऑप्शन सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 लोग मिलकर के एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। भारत याद रखिएगा 3 सदस्य था और इसी के द्वारा फिर भारत की संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन भारतीय मरुस्थल की नदी है? भारत के मरुस्थल की नदी, भारत के मरुस्थल को हम लोग समझे, थार का मरुस्थल भारत का और पाकिस्तान का मरुस्थल है। 2,84,000 के लगभग इसका क्षेत्रफल है और ये एक मरुस्थल
काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है लूनी, लूनी नदी, जो कि अब अजमेर के पास से बहती है और ये वहीं जाके आपके मरुस्थल में मिल जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी 1885 में स्थापना होती है और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे हमारे दादा भाई नौरोजी बनाए जाते हैं और उसके बाद तीसरे बदरुद्दीन तैयब। ये आप याद रखिएगा, 1885 कांग्रेस की स्थापना। ये प्रश्न पूछा जाता है और द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड डफरिन उस समय कांग्रेस का जब गठन हुआ भारत के गवर्नर थे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया? तो तत्कालीन यूएसएसआर से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। याद रखिएगा 42 अमेंडमेंट 1976 1976। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके 11 फंडामेंटल राइट वर्तमान में है। पहले दस्ते जब बना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय 1192, चंदावर का युद्ध ऑप्शन डी होगा 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा जो जयचंद थे कन्नौज के राजा उनको पराजित किया था। कन्नौज का युद्ध ये आपके मुगल काल में होता है और 1540 में आयोजित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन सेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और इसके द्वारा बहुत सारे मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम, चंद्रयान, चंद्रयान 2, अब गगनयान और भी बहुत सारे यान आपके छोड़े जाने हैं, तो ये चर्चा में आपका रहता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत इनमें से किस जगह पर स्थित है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत आपके कई एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सीन नदी इनमें से किस देश में बहती है? सीन, सीन कितना प्यारा है और प्यारा कौन सा है? फ्रांस के शहर पेरिस, तो फ्रांस देश में बहती है पेरिस नदी। जो पेरिस शहर है उसके किनारे पर सीन नदी, और फ्रांस देश पूछा है इसलिए उसकी कैपिटल पेरिस है। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन इनमें से क्या कहलाता है? एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर यानी काष्ठ उत्पादक, हॉर्टिकल्चर यानी व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है तमिलनाडु के पास। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ये जनजाति रिलेटेड प्रश्न है। इनमें से कौन से देश को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। योर्त कौन सी जनजाति का घर है? देखिए एक आपने पढ़ा होगा एस्कीमो, किर्गिज, बुशमैन और पिग्गी, ये जनजातियां होती हैं और ये अपने रहने के लिए घर बनाती हैं। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये आपका एस्कीमो, किर्गिज, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, किर्गिज और एस्किमो ये आपके ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन में देख सकते हैं। 1875 आर्य समाज। आदि ग्रंथ को इनमें से किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ, आदि यानी प्राचीन शब्द हो सकता है और वो सिख धर्म से रिलेटेड है। गुरु अर्जन देव द्वारा लिखा गया था। सिखों के 5वें गुरु थे और सिखों में 10 गुरु हुए हैं। उनका चित्र आप देख सकते हैं। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, गुरुओं के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर आप चित्र देख लीजिए, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और 11वें गुरु माना जाता है बट पूरे 10 हम पढ़ते हैं। 11वें गुरु वो हैं जो गुरु ग्रंथ साहब को एक भगवान के रूप में, एक गुरु के रूप में पूजते हैं। इनमें से कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो आप हमेशा याद रखिए प्रश्न, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कालिदास जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, इनमें से किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में
ये रहते थे, वैसे रहते नहीं थे लेकिन उन्हीं से रिलेटेड थे। ऑप्शन सी ही हम इसको चूज करेंगे। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट रहते थे, आप अच्छे से जानते हैं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट जिनने कादम्बरी लिखी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक इनमें से कौन सा है, यानी महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया और उसका प्रतीक कौन सा है। आप कहीं घर से जाते हैं ना किसी सवारी पे जाएंगे, और ये सवारी थी उनकी घोड़ा। घोड़ा से जब वो जाते हैं, इसको गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। और बुद्ध के जीवन में 4 घटनाएं हुई। सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, उसके बाद महापरिनिर्वाण, और साथ ही साथ फिर इनके जीवन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हुई, है ना। ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया। मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें, सॉरी पावापुरी नहीं, कुशीनगर में हुई आपकी, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी जगह कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत हुई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सीधा आंसर आप लोग लगा देंगे। कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में गिद्दा, और राजस्थान में घूमर नृत्य आपका किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रचलित मुद्रा, हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, और प्राचीन भारत में पर्ण, कसार, पर्ण, आहत ये मुद्राएं थी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर इनमें से क्या है। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत वैसे तो 19 के लगभग मानी जाती है, 1990 के समथिंग, यानी 1985-86 में जब आपके राजीव गांधी जी थे, उस समय कंप्यूटर भारत में लाया गया था। सिद्धार्थ नाम से भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ये गीगाबाइट ये आपके डाटा की इकाई है, यानी डाटा की स्पीड से या फिर डाटा स्टोरेज की इकाई के रूप में जाना जाता है। आपने कभी कोई सिस्टम खरीदा होगा तो रैम रोम रहता है, उसमें लिखा रहता है 2 GB 5 GB। तो 1 GB यानी 1024 MB, 2 GB यानी क्रॉस 2 कर देंगे। ऐसे ही 1 गीगा यानी गीगा का मतलब 10⁹ होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1 GB, सॉरी 1024 MB बराबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग थोड़ा मिसिंग हो रहा है। 1024 MB बराबर 1 GB होता। गीगाबाइट कितना होता, 1024 MB के बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री का मतलब एक स्थान से नहीं है, नदी नहीं निकल रही, एक रिसर्च सेंटर है इंडिया का। मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री ये भारत के रिसर्च सेंटर है, और अंटार्कटिका में ये बनाए गए हैं। ऑप्शन ए, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित और सफेद सफेद महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ ही ढकी रहती है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा इनमें से कब की गई थी। तो भारत में प्रथम इंडस्ट्रियल जो घोषणा की गई थी, प्रथम जो औद्योगिक नीति है, 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के प्रथम मंत्री बनते हैं, और स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इनमें से देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया 1867 में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उसी के माध्यम से उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए इसका राष्ट्रीय राइट आंसर होगा। NSSO नेशनल नमूना सर्वेक्षण संस्थान, इसके द्वारा वर्ष भर में अपने आय से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक इनमें से किस देश का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का है, और फेडरल रिजर्व बैंक आपका अमेरिका का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। कुत्ता आप जानते हैं एक पालतू पशु होता है, और इसके काटने से आपको हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। सोलहकुल मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, जो कि एक हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यूपी स्पेशल है। तो ये आपके आगरा उत्तर प्रदेश में लगता है, और ये मुगल काल से चली आ रही एक प्रथा है, क्योंकि आगरा मुगल काल का एक विशेष केंद्र रहा है। लखनऊ आपका नवाबों का शहर है। मेरठ आपका क्रांति का नगर माना जाता है, और अलीगढ़ इसको हम लोग ताला नगरी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के अंदर इनमें से कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें भारत की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 है, याद रखिएगा। 75 उत्तर प्रदेश में जिले हैं, लेकिन कई जिलों में 2
लोकसभा सीट होने की वजह से और जनसंख्या काफी ज्यादा, यानी काफी ज्यादा क्या, उत्तर प्रदेश दुनिया का यदि देखा जाए तो 5वां देश बन सकता है और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा 44 में संविधान संशोधन 1978, 14th संविधान संशोधन हुआ 1978 में। थोड़ा यहाँ लिखने में हल्की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, भावनाओं पर आप बात समझते रहिए। 1978 होगा और इसके माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। क्या? लीगल, है ना, लीगल यानी वैधानिक, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। डी ऑप्शन राइट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा कभी नहीं भंग होने वाली सभा होती है, लोकसभा तो भंग होती रहती है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है। 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और एक बटे दो तिहाई, 1/2 सदस्य इसके प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो कि केरल का हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाता है, उसको जानते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट तप्त स्थल को कहा जाता है और ये पश्चिमी घाट में है, जहां पर साइलेंट वैली और भी बहुत सारे नेशनल पार्क स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ का मतलब ये मूंगा चट्टानों से, और ये सबसे बड़ा है दुनिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ये आपके दिल्ली सल्तनत का बहुत शानदार प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केविन लमजाओ, याद रखिएगा ये आपके मणिपुर में स्थित है, केवल लमजाओ, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये लोकटक झील के पास है, लोकटक झील मणिपुर में है, वहीं पर केवल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो एकमात्र भारत का नहीं पूरी दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हैरी पॉटर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ये हॉलीवुड मूवी है और कई इसके पार्ट अभी तक आ चुके हैं। जेके रोलिंग एक लेडीज हैं, इनके द्वारा इसको लिखा गया था। रेड डेटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती है? तो रेड डेटा बुक जो संकटपन, इंडेंजर्स जो प्रजाति स्पीसीज होती है उनके बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन ए IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN द्वारा इसका डाटा जारी किया जाता है। याद रखिए लाल पांडा इसका साइन है। रेड डेटा, RED रेड, डेटा इसका नाम है, IUCN द्वारा इसको जारी किया जाता है और लाल पांडा इसका साइन है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक उत्तरी भारत का, मणिपुरी की मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी, केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली, है ना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा, यानी इससे पहले आगरा एक कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसको सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा लोदी वंश के बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी होते हैं। 1526 तक लोदी वंश का शासन रहता है। यह दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1504 यहाँ पर जो लिखा है उसको आप सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रकृति में नीचे आपके विभिन्न प्रकार की लेयरों के बाद तापमान का जो अंतर होता है उसके निकलने से पृथ्वी की एयर पास हो जाती है और वहां से सुरक्षा मिल जाती है, यानी भूकंप की दृष्टि से कमजोर पड़ सकता है ये सब। जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा तो उससे क्या होगा? सुरक्षा देता है प्रकृति को ये। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है, आप जानते हैं, ये आपके ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? कार्ल मार्क्स जो थे उनका संबंध किस देश से है? आप आंसर करेंगे। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? जर्मनी से कार्ल मार्क्स संबंध रखते हैं। आप कार्ल मार्क्स जानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा, जिसको उसका विकसित रूप वैज्ञानिक समाजवाद और फिर समाज में इसको इम्प्लीमेशन किया गया साम्यवाद के रूप में। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल और
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो देखिए क्षेत्रीय परिषद यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य 5 क्षेत्रीय हैं आपके। 4 दिशाएं होती हैं और बीच का एक मिला लिया जाए तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार के जो उपग्रह होते हैं वो आपके आयन मंडल में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे आयन होते हैं, इन आयनों के माध्यम से तरंगें टकराती हैं और पृथ्वी तक फिर संचार के माध्यम से हम लोग टेलीकम्युनिकेशन और अदर चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंपास। और ये पंपास आपका कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। अर्जेंट पंप करो है ना, अर्जेंटीना ये आपके दक्षिण अमेरिका का देश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तंबाकू विरोध या निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू जिसमें निकोटीन पाया जाता है और ये कैंसर जैसी बीमारी को फैलाने में सहायक है। रबी की फसल मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? रबी 3 फसलों के वो होते हैं चक्र, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल इस समय आपके गेहूं, सरसों और चना होते हैं। ये इस समय का जो समय है रबी का ही समय आ चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन। तो आपका नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से रिलेटेड है। अनाज उत्पादन से आपकी समझ सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तेल से येलो रेवोल्यूशन, और सरसों और तेल ये दोनों एक ही चीज है। तेल से ही आपका सरसों से तेल बनता है यानी येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, और अनाज उत्पादन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिनों में शरीर से भंडारित नहीं होता? तो विटामिन जो डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, वो बनता है बाहर से। सूर्य की रोशनी से हमारे कोलेस्ट्रॉल से क्रिया करने के बाद विटामिन डी बनता है, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए हमारे लीवर में बनता है। बी और सी हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो? रणजी ट्रॉफी आपने सुना होगा, ये क्रिकेट का सबसे प्रसिद्ध कप है एक प्रकार का, और ये रणजीत सिंह जो थे भारत के पहले कप्तान थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट की योजना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध है। 7वीं अनुसूची में इसके बारे में जानकारी दी गई है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ यानी बोट रेस का आयोजन किया जाता है? ये ओणम का त्योहार होता है, आप याद रखिएगा। ओणम ये आपके केरल और गोवा के क्षेत्रों के पास मनाया जाता है ओणम, और वहीं पर नौका दौड़ आयोजित की जाती है। बिहू ये असम में होता है। पोंगल आपके साउथ में, तमिलनाडु राष्ट्रों में, और नवरात्रि आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में होती है। नेक्स्ट देखेंगे थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो थाई तमिलनाडु के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तमिल, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का नाम 1937 में रखा गया, और 1937 से 1950 तक इसका नाम यही रहा। फिर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत भारतीयों के लिए स्टेटमेंट किस संस्था द्वारा दिया गया था? तो आप याद रखिएगा आर्य समाज द्वारा भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज 1875, ब्रह्म समाज 1828, और बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के राज्य के चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, और ये आपके अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुंडक उपनिषद भारत के नेशनल एम्बलम को जो सत्यमेव जयते शब्द है वहीं से लिया गया है। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? आपके गणतंत्र दिवस का जो समारोह चलता है 26 से 29 जनवरी तक, और जब 29वीं जनवरी होती है उस दिन एक प्रोग्राम रखा जाता है बीटिंग द रिट्रीट, यानी सेनाओं का वापस अपने स्थानों पर पहुंचना। ये आप देख सकते हैं सेरेमनी का चित्र है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो हम्पी, ये विजयनगर साम्राज्य के बचे हुए अवशेष क्षेत्र है हम्पी, कर्नाटक में पड़ता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। यदि स्टेटमेंट को हम लोग समझे तो उन्होंने कहा, कौन जीवित रहेगा यदि भारत ही मर जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3। सबसे पहले ग्राम, ब्लॉक और जिला, यानी 3 स्तर होते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 72 में, सॉरी 73 में, 72 नहीं 73 में संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया था। इसको आप याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां फिर आपका क्या है? ये आपका नगरीय निकाय से रिलेटेड है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी थे। बट इनको लाने से पहले इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन प्रस्ताव लाया गया था। हैली धूमकेतु जिसका नाम आपने सुना होगा, और ये लगभग 75 से 76 वर्षों के दौरान एक बार दोबारा से आता है। 1986 में पहली बार हेली धूमकेतु को देखा गया था, और फिर आपका आगे आने वाले 2062 के लगभग ये फिर से देखा जाएगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, ढींग एक्सप्रेस, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान आप जानते हैं, पीटी उषा जिनको उड़न परी कहा जाता है, झूलन गोस्वामी जिनको चकदा एक्सप्रेस कहा जाता है, ये बंगाल से बिलोंग करती है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदोली जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पर इन्होंने इसका नेतृत्व किया, और इनका पहले नाम वल्लभ भाई पटेल था और यहीं से इनका नाम पड़ा सरदार, और वहां की महिलाओं द्वारा इनका नाम सरदार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का ऐसा राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है वो है नागालैंड, और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आपकी 22 भाषाएं जो है उसमें अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बदरुद्दीन तैयब 1887 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन ए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ऑप्शन ए। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य, यानी अपश्रव्य बेतरंग जिनको नहीं सुना जा सकता, श्रव्य यानी सुना जा सकता है, और पराश्रव्य यानी जो सुनने लायक ना हो। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगें होती हैं उनको नहीं सुना जा सकता, यानी इनको पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बोलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान और शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला जो राजा थे और उनके बीच का ये संवाद है, उनकी कहानी है। इसको महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोर्वशी, रघुवंशम, कुमार दूतम, कुमार संभव, ये कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है। संस्कृत के विद्वान थे, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग उड़ीसा, जो कि मैंने आपको बताया इसकी राजधानी उस समय तोसली हुआ करती थी। 261 में जब युद्ध हुआ, इसमें लाखों लोग मारे गए, और इससे द्रवित होकर अशोक ने फिर धम्म अपना लिया था, और धम्म यानी फाइनली इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। विश्व व्यापार संगठन जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला, नाथ सिक्किम में, नाथुला और जलेपला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिक्किम में आपके दर्रा पड़ता है, और इसी दर्रे से होकर हम लोग मानसरोवर की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली, जिन मराठों में सदाशिवराव भाऊ थे और अहमद शाह अब्दाली जो कि आपके अफगानिस्तान के पास से आया हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो हमारा एक राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलती है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से मिलती है। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ पर आपका सिक्किम है छोटा सा, और यहाँ पर भूटान, ये चाइना और ये नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो 9 वर्ष इनकी पदावधि होती है, और 15 न्यायाधीश होते हैं। आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, इसका आंसर याद रखिएगा। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा अंग है। ऑप्शन डी। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया NH2CONH2 जो कि उर्वरक है और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर।
शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में अष्ट प्रधान यानी 8 प्रधान लोगों की एक कैबिनेट थी, जिसको सुपर कैबिनेट बोल सकते हैं, और उसमें सबसे प्रधान मैन थे प्रधानमंत्री, पेशवा जिनको बोला जाता था। ऑप्शन बी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। पिनवैली हिमाचल प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, MgOH2। या यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, साइंस के प्रश्न है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब पेट में आपके किसी प्रकार की एसिडिटी या कब्ज बन जाती है, उस दौरान ये दवा दी जाती है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन फैसला करता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। धन विधेयक आर्टिकल 110 में इसका वर्णन किया गया। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना, किरीट कोरोना बोलते हैं। और इसी कोरोना के नाम पर ये जो चित्र बनता है यहाँ पर, ये नुकीलेदार होता है, इसीलिए इसका नाम, ऊपर से दिखती है तरंगें और इसीलिए कोरोना नाम इसका पड़ता है। और इसी तरंगों के नाम की वजह से कोरोना वायरस की स्थिति मिलती हुई थी, इसलिए जो वायरस था नोवेल कोरोना वायरस, इसी से इसका नाम पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बाहरी क्षेत्र जो कोरोना दिख रहा है आपको, ये वाला, जहां से हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं। 49 डिग्री अक्षांश किन किन देशों के बीच सीमांकन करता है? तो आप याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री। 38 डिग्री आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 17 डिग्री आपका वियतनाम और दक्षिण और उत्तर। वियतनाम 17 डिग्री में बढ़ता है उत्तरी और दक्षिणी में। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया आपका 38 में। उत्तर कोरिया तो आप जानते हैं कितना भयंकर है, दक्षिण कोरिया भी काफी चर्चा में रहता है ना। इसका पृष्ठ 49वीं पैरेलल आपकी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा को डिवाइड करती है, जो कि सबसे बड़ी रेखा है, सीमा रेखा है। किस अक्षांश पर दिन और रात हमेशा बराबर रहते हैं? तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, जहां पर 24 घंटे सूर्य की किरणें बराबर पड़ेंगी, यानी आपका भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए। कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? देखिए ग्रह बताना है लेकिन बौना ग्रह नहीं है, तो कौन सा? ये तीनों के तीनों आपके बौने ग्रह हैं। प्लूटो आपका बौना ग्रह हो चुका है 2009 के बाद। अब आपका मंगल ग्रह जो बचता है, एक ग्रह है। डीमोस और फोबोस इसके उपग्रह हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका। जैन धर्म का ज्यादातर चीजें प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं, और बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखा गया। ये सभी की सभी चीजें संस्कृत से निकली हुई चीजें हैं, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो अश्वघोष। याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, और जो बौद्ध धर्म है उसका रामायण कहा जाता है इसको। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। और तीसरी का मतलब अशोक के समय में हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोग सी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, पहली राजगृह, फिर वैशाली, फिर तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, वो कनिष्क के समय हुई। कुंडलवन कनिष्क, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र अशोक। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? हम लोग देख चुके हैं, कश्मीर के कुंडलवन। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये पृष्ठ काफी चर्चा में रहता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पड़ती है 25 दिसंबर को, उसी को सुशासन दिवस कहा जाता है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? तो यानी दीवान बहादुर जो उपाधि थी, स्वतंत्र भारत के बाद इनको खत्म कर दिया गया है। ये सभी के सभी सम्मान है, भारत के राष्ट्रीय सम्मान, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 18 इसको बोलते हैं उपाधियों का अंत, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी, यदि की गई तो उसका अंत कर दिया जाएगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष किस रिट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, इनको न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करना ही होता है, और ये रिट बोली जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार की आपकी रिट दायर की जाती है: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और कोए वारंट। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा लोथल, ये आपके गुजरात में पड़ता है।
ऑप्शन बी, इसको गोदीवाड़ा बोलते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो महान स्नानागार आपका मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन बी। ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके, याद रखिएगा। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप कठोपनिषद, याद रखिए। यम और नचिकेता, यम यानी यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद है उसको कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया विटामिन डी कैल्सीफेरोल, जिसको सनशाइन यानी सूरज की रोशनी से विटामिन डेवलप होता है। सी को स्कर्बी, बी को थायमीन और ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया अस्थि वाला किससे होगा? बी, हड्डी वाली जो भी चीज होगी, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डी कमजोर हो जाती है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए हमको दूध, गाजर, धनिया से प्राप्त होता है। विटामिन बी बहुत सारी सब्जियों से, फलों से और अंडे से प्राप्त होता है। सी, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी2, बी12, साइनोकोबालेमिन, फॉलिक एसिड जो होता है उसी के द्वारा ये एनीमिया रोग हो जाता है। और इसकी कमी पूरी करने के लिए हमको हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ानी पड़ती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो सीधा सीधा प्रश्न है के। विटामिन के, फिलेकेप्टेनॉन इनका नाम है वैज्ञानिक, और विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का यानी ब्लड की क्लॉटिंग होती है। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? बिडाल, बिडाल जो परीक्षण है उसका संबंध आपका टाइफाइड से, याद रखिएगा। बिडाल परीक्षण आपका टाइफाइड रोग से संबंधित है। एड्स की बीमारी का पता एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है एड्स एचआईवी इम्यूनो वायरस के द्वारा, और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल नाम है। इसका वायरस होता है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसका जो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म है। बिडाल टेस्ट आपको मैंने टाइफाइड बताई। बायोप्सी आपका जो होता है वो कैंसर के लिए होता है। सीटी स्कैन हमारी पूरी बॉडी की टेस्ट के लिए कि कहाँ कोई समस्या तो नहीं है। सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने की शाखा। कोशिका शरीर की एक सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है, सेल, ऑप्शन सी। पादप कोशिका या जो वनस्पति कोशिका जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसकी भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की, सेलुलोज जो कि एक जटिल शर्करा होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, याद रखिएगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप स्नेहक का कार्य करता है? तो स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट और ग्रेफाइट, जो कि आपने पेंसिल में देखी होगी काली काली रहती है, ये स्नेहक का भी काम करता है। ग्रेफाइट, हीरा सबसे कठोर होता है और उसी का एक अपर रूप कार्बन का हो गया है। अब नेक्स्ट, फ्लोरीन जो कि कार्बन 60 के नाम से इसको हम जानते हैं, ऑप्शन ए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखिएगा विलियम जोन्स द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किससे संबंधित है? आपकी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले की 2 फरवरी 1885 को मैकाले मिनट आता है, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने, आपको मैंने पढ़ा दिया। ये आपका लगता है दोबारा से रिपीट हो गया है, यहाँ कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, आर्यभट्ट और बरहामीर सुविख्यात थे, और ये किस युग से संबंधित है? गुप्त वंश से, कुषाण से, मौर्य से या पाल से? तो ऑप्शन ए गुप्त वंश से। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके दरबार से संबंधित है। दोनों खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और खगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। चीनी यात्री जो फाहियान था किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य स्पष्ट लिखा है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसको आप याद रखिएगा, 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं। कहाँ से? लोकसभा से, याद रखिएगा, ये लोकसभा से होते हैं। 22 सदस्यों वाला आपका जो आता है लोक लेखा समिति, 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से, इसको भी आप याद रखेंगे।
बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के। हर्ष, ऑप्शन सी। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी एक पुस्तक की रचना की गई और हर्ष द्वारा 3 नाटक लिखे गए, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना होता है? बैरोमीटर। ऑप्शन ये याद रखिएगा, बैरोमीटर। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी एक कवि थे जिनके द्वारा शाहनामा लिखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। ऊंची कूद की एक खिलाड़ी थी, केरल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भारत को कई ओलंपिक में और कई राष्ट्रीय मंडल खेलों में प्रतिभा की और मेडल भी जीते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आप ऑप्शन ये याद रखिएगा। 1764 आपका बक्सर का युद्ध, 1760 बांडीवास का युद्ध, 1556 आपका अकबर और हेमू के बीच होने वाला पानीपत का दूसरा युद्ध। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो ग्रामीण स्वायत्तता, यानी ग्रामीण जो व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत, केंद्रीय विकेंद्रीकरण व्यवस्था बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण व्यवस्था, और ये हमारे चोल प्रशासन में देखने को सबसे पहले मिलती है। पुस्तक बार एंड पीस के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। आप याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ये विट्रियोल यानी गंधक कम्ल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। H2SO4 इसका नाम है। H2SO4 इसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, इसको याद रखिएगा, गंधक का अम्ल। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे होता है? तो आपकी जो बैटरी होती है उसमें रसायन होता है और उसी के द्वारा। ऑप्शन सी। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे होता है? बैटरी में आपके रसायन रहते हैं और उससे फिर एनर्जी बनती है और उससे क्या होता है, हम लोग मोबाइल, लैपटॉप और अदर चीजों का यूज कर पाते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो सबसे नीचे जो भाग होता है उसको बोलते हैं सियाल, सीमा और निफे। जो तीसरा भाग होता है निकेल और फेरियम वाला, लोहा और निकेल, जिसको बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। क्रस्ट के ऊपर सियाल, मेंटल में सीमा और आउटर इनर में मिला के दोनों आपका लोहा है। निकेल और लोहा आपके सबसे नीची परत में पाए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा एक ऑप्शन डिस्प्यूट है, ए और सी कर लेंगे आप लोग। सी ऑप्शन, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ए और सी दोनों मिलाकर के आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों आपकी यूके में शामिल है। इसका आप चित्र देख लीजिए। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न इंग्लैंड, जो कि आपका ग्रीन यानी ब्लू किया हुआ कलर है, वो सभी के सभी यूनाइटेड किंगडम के भाग हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू असम लोकप्रिय उत्सव भी है और बिहू असम का लोक नृत्य भी है। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? आप पेपर देने जाएंगे, ओएमआर का जरूर यूज करेंगे और उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। माउंटबेटन योजना, सीआर फार्मूला, बेबेल योजना और कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को होती है। सीआर फार्मूला 1940 में आता है। बेबेल योजना आपकी 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो सबसे पहले जो घटना होती है सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला ये भारत के विभाजन को लेकर अली जिन्ना के बीच प्रस्तुत किया गया था। सीआर यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो ये भारत का राष्ट्र गीत, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वंदे मातरम जिसको बोलते हैं, 1896 में पंडित नहीं, रहमतुल्लाह सैनी के अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इसको आपके आनंद मठ के भाग से लिया गया है और इसको लिखने वाले व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत आपका 65 सेकंड में गाया जाता है। वंदे मातरम आपने नाम सुना होगा। और ऑप्शन बी में राष्ट्रगान है, जिसको पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तिरंगा झंडा आपका बेसिकली 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक अनिवार्य तथ्य है? ये बहुत प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, बाकी कोई बात नहीं है। संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र और जनसंख्या, ये सभी के सभी राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में किया गया था। ये दिल्ली में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल वे खेल होते हैं जिसमें मतलब एक समय जो ब्रिटिश शासन के अधीन देश रहे उन्हीं के देश भाग करते हैं, और राष्ट्रमंडल एक राष्ट्रकुल होता है, लगभग इसमें 70 से देश इसके भागीदार हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। याद रखिए 1194। डी ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बता दिया है इस प्रश्न को शायद। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिर्फ खट्टी चीज जो भी दिखाई दे। सी ऑप्शन, आंख बंद करके आंसर मार दें। सिट्रिक एसिड, सी सिट्रिक, नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी खट्टी चीजों में आपका विटामिन सी पाया जाता है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, उनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। और ये सही बात है कि ज्यादा दिन तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन नहीं रहा, उनके लिए दिल्ली रियल में दूर थी। बट स्टेटमेंट कभी कभी रियली सही हो जाते हैं ना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आप याद रखिएगा दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के स्थल को खोजा गया था। हड़प्पा 1921 में, मोहनजोदाड़ो 1922 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन इसी में रिलेटेड है, 1921। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसको आप जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, कांस्य। ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से रिलेटेड है? तो आपके आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड से रिलेटेड है। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है? हमको मिलने वाले सिक्के, शिलालेख, ताड़ और बरगद की पत्ते की पंडियां, पुरातात्विक उत्खनन। सबसे पहले पुरातात्विक उत्खनन से ही इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, बाकी इसके शिलालेख भी मिले हैं, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन सबसे पहले हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। महान स्नानागार मैंने आपको बताया भी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चनों में, मोहनजोदाड़ो में है, और एक 12 मीटर 12x8x3 के लगभग तक काफी बड़ा स्नानागार माना जाता है। और ऑप्शन बी। डॉकयार्ड आपका किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में पाया गया? तो लोथल, ऑप्शन ए, गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? पॉटरी, व्यवसाय, कृषि या मिट्टी के बर्तन? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यवसाय करते थे, कृषि उसका बेसिक रूप से दूसरा माध्यम था, पहला माध्यम बिजनेस व्यवसाय था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? ये आप अच्छे से जानते हैं। भारत में सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या पंजाब? तो हड़प्पा खोजा गया सबसे पहले, भारत तो भारत ही था, है ना। फिर भारत बाद में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक भारत की बात हड़प्पा की जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी? आप जानते हैं चौड़ी और सीधी, फिसलन, संकीर्ण और चौड़ी और सीधी सड़कें थी। आज की आधुनिक सड़कों की तरह ये नगरीय व्यवस्था से प्रभावित सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगन आपका किस प्रदेश में पड़ता है? आप याद रखिएगा कालीबंगन आपका राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में लोथल, मध्य प्रदेश का कोई स्थल नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे थे? जो शहरी सभ्यता मानी जाती है, शहरी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हम लोगों ने देख लिया है, व्यापार करना। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बने थे? ईंटों से बने थे, लकड़ी से, पत्थर से, बांस से। तो ईंटों से पक्के बने हुए थे। पत्तन नगर आपने देख लिया, लोथल है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब उपयुक्त नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा इसके स्पेशल नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पूरा नाम नहीं आता, घाटी यानी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा उनका नाम है राखलदास बनर्जी और दयाराम सायनी, 1921 और 1922। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? रंगपुर, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदाड़ो की। प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल संस्कृति किसको माना जाता है? तो देखिए उत्तर वैदिक काल जो होता है उसको हम लोग
1500 से 1000 बीसी के लगभग मानते हैं इसका ये काल है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। अस्तोमा सद्गमय का मतलब होता है कि हमको अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर ले चलो। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि। आप जानते हैं योग पतंजलि के नाम से काफी रिलेटेड है। योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक कणाद या उलूक। चरक संहिता, चरक, सुश्रुत और चरक आपने सुना होगा, ये दो चिकित्सक थे, इनका नाम काफी प्रसिद्ध है और ये ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अनुलोम विलोम, अनुलोम और प्रतिलोम उच्च वर्ण और निम्न वर्ण वाला मैटर है, ये बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि, सॉरी पतंजलि ने अष्टाध्यायी के पाणिनि है, ऑप्शन डी। संस्कारों की कुल संख्या है, आपने पढ़ा होगा, हम लोग बोलते हैं कि 16 संस्कार। पहला संस्कार गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोलन, जातकरण, है ना, नामकरण और भी बहुत सारे होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। गर्भधान, पुंसवान, सीमांतोन्नयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशान, चूड़ाकरण, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान, समावर्तन, विवाह और 16वां अंत्येष्टि होता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय को न मारने वाला, न वध करने वाला ऋग्वेद में कहा गया है, सबसे पवित्र माना गया है इसको। इसमें आपको मिलाना है राजा और उसका क्षेत्र। देखिए जो स्वराज है, आपने पढ़ा होगा सौराष्ट्र, और वहीं से बना है ये सौराठ, है ना। जो राजा थे उनका एक क्षेत्र है। राज्य के क्या होते हैं? राजा, भोज भोज, स्वराज स्वराट और बैराज के बैराट। राजा और उनके क्षेत्र को ऐसे बोला जाता था। ये टिपिकल प्रश्न है, एग्जाम में कम पूछे जाने के चांस है, बट इसको 1 2 3 4 हम लोग टिक कर सकते हैं। वैदिक काल में पूर्वी साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता था? पूरब में जो थे उनको बोला जाता सम्राट, क्योंकि सम्राट अशोक आपने नाम पढ़ा होगा, पूरब के राजा थे, वो पूरब तरफ था आपका। आर्यों का प्रधान, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता पिता प्रधान। तो आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, ऑप्शन ए। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो करने वाले होत्र हैं, यजुर्वेद के अथर्ववेद, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ये तीनों एक दूसरे से, चारों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेद से उपवेद को हम लोगों को मिलाना है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्व सामवेद से, शिल्पवेद यजुर्वेद से, सॉरी शिल्पवेद अथर्ववेद से, इसलिए आपका 1 2 3 4 बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ पर फिर से वेद से ऋग्वेद को मिलाते हैं, यानी रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद, इसमें सबसे पहले अथर्ववेद देखेंगे हम लोग, तंत्र मंत्र वशीकरण, डी का 3, और सामवेद का मतलब होता है संगीत स्रोत, C1 D3, यहाँ पर देख लेंगे C1 जहां भी पड़े और D3, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ये 4 यानी वंदना और स्रोत के बारे में, यजुर्वेद कर्मकांड और स्रोत के बारे में। ऋग्वेद के किस मंडल में सूक्त का वर्णन किया गया है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। अघन्य हमने पढ़ लिया है, गाय को बोला जाता है। अध्यात्म ज्ञान के लिए यम और नचिकेता का संबंध हमने पढ़ लिया, कठोपनिषद में मिलता है। जादुई और वशीकरण वाला जो प्रश्न है वो अथर्ववेद से है। अथर्व, जादू और वशीकरण अथर्ववेद में है। सिंहासन से रिलेटेड बहुत टिपिकल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे 6 जो वेदांत हैं वो भिन्न स्पष्ट रूप से कब अभिव्यक्त किया गया? तो ये जो वेदांत है आपके गुप्त युग के अंत में पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर, और 24 में महावीर स्वामी थे। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। जैन जिन संस्कृत से बना हुआ शब्द है, और 24 में और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले संस्थापक जो थे आदिनाथ। आदि का मतलब ही होता है सबसे पुराना या प्राचीन। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी 24 में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतापित महाव्रतों में 5वां महाव्रत क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। और सभी के सभी थे, और अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय थे। ब्रह्मचर्य 5वां आपका महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई? पावापुरी, ऑप्शन डी। सॉरी पाटिलपुत्र नहीं, यहाँ पर पावापुरी, सी ऑप्शन, सी क्या होगा? राइट आंसर। पावापुरी में महावीर स्वामी की
मृत्यु हुई थी। पावापुरी आपका सी ऑप्शन। जियो और जीनो दो ये शब्द सबसे पहले आपका महावीर स्वामी द्वारा यूज किया गया। वैसे फिर इसको आपका अशोक ने भी यूज किया है, जियो और जीनो दो। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, याद रखिएगा। और बौद्ध साहित्य को आपके कहा जाता है जातक। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर, उसके संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो उनके थे वो आपके स्थूलभद्र माने जाते हैं, ऑप्शन बी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका वल्लभी, गुजरात। पाटलिपुत्र आबू, तो पाटलिपुत्र में पहला हुआ था। फिर दूसरा 522 ईस्वी में आपका वल्लभी, गुजरात में हुआ। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया? प्राकृत और अधमगधी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। प्राचीन भारत को वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक। इनने अपने जीवन को अपना लिया और बाद में संलेखना पद्धति से 40 दिन व्रत रहने के बाद अपने जीवन को त्याग दिया। किन जैन तीर्थकरों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है? तो आपके दो तीर्थकर हुए हैं, अरिस्टनेमी और पार्श्वनाथ। वैश्व रूप से अरिस्टनेमी का नाम मिलता है, ऑप्शन ए। जैन धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म आपका है अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है जैन धर्म। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 522, जिसको 6ठी शताब्दी हम लोग बोल सकते हैं। ये तो प्रश्न हम लोग देख लिया। भद्रबाहु, पार्श्वनाथ और शीलभद्र। तो शीलभद्र के संपर्क में आकर के क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में हिंदू धर्म छोड़ करके जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म के संबंध में क्या सत्य है? जैन धर्म के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे परंतु वेदों को नहीं मानते थे। पावापुरी, माउंट आबू और श्रवणबेळगोला जैन तीर्थ स्थल सही है। संस्कृत में नहीं किया जैनों ने अपना प्रचार, इन्होंने अपनी प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में इसका प्रचार किया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असत स्टेटमेंट हमको बताना था। ये इनके सूत्र हैं कुछ। जैन धर्म में त्रिरथ क्या होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक अमोघ वर्ष। इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, डी इज द राइट। केवल प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को किस नाम से पुकारा गया? तो महावीर स्वामी को जिन, निर्ग्रंथ, महावीर, इन तीनों नामों से पुकारा गया। डी ऑप्शन राइट आंसर। जैन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? संस्कृत के जिन भाषा से, जिन मतलब जानने से है। बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने किस पर अधिक जोर दिया? तो बुद्ध की अपेक्षा महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा अहिंसा पर जोर दिया, ऑप्शन डी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप याद रखिएगा पार्श्वनाथ, जो कि आपके वाराणसी से बिलोंग करते थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु आपका बिहार में। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। ये तो बहुत सरल सा है। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ आपके गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल। जिसको उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो उसको केवल बोलते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। और इनके प्रथम विरोधी भी जमाली थे। जमाली इनके दामाद थे। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ पर लिया था? तो कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कुशीनगर बौद्ध पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। सारनाथ स्तंभ का चक्र इनमें से किसे अंकित करता है? क्रांति, प्रगति, कानून और धम्म। धम्मेक स्तूप आपका यहीं पर धम्म में, सारनाथ में, वहीं धर्म से रिलेटेड है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कुशीनगर, पावापुरी, सारनाथ। पावापुरी ये जैन धर्म से रिलेटेड है, बी ऑप्शन राइट होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ऋषिपत्तन या मृगदा उसके नाम है, ऑप्शन ए। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली में। प्राकृत में आपका जैन धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो आप समझ सकते हैं राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, सॉरी पाटलिपुत्र और कुंडलवन राजगृह फर्स्ट। धमेक स्तूप आपका निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो धमेक स्तूप आपका सारनाथ, ऑप्शन सी। अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध की अध्यक्षता किसने की? तो वासुमित्र, ऑप्शन सी। बुद्धचर्य जिसे बौद्धों का रामायण है हम लोग पढ़ चुके हैं, अश्वघोष, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व।
544 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग सी लिखेंगे 563 ईसा पूर्व। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन डी। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन, गिरनार, वाराणसी या विक्रमशिला? तो जो बुद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बेसिकली जो केंद्र था बुद्ध शिक्षा का वो हमारा उज्जैन माना जाता है और विक्रमशिला, ये दोनों डाउट में है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको समझेंगे। उज्जैन ए और डी आपके दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग स्टार लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश दिए। नागार्जुन कौन थे? तो ये कि संत थे और बौद्ध दार्शनिक थे जिनके बाद शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी महात्मा बुद्ध की, और इनकी ये एक प्रकार से इनकी माता जी के निधन होने के बाद इन्होंने इसका लालन पालन किया था, ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? गया, अजंता, सांची या सारनाथ? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका सारनाथ में है, ऑप्शन डी। बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। कनिष्क के शासनकाल में चौथी कहाँ हुई? कश्मीर, कुंडलवन। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। त्रिपिटक का एक अंग कौन सा है? शुद्ध जातक। जातक कथाएं होती हैं, और अभिधम, विनय और सूक्त, ये तीनों पिटक हैं। त्रिरत्न क्या होता है बौद्ध धर्म में? बुद्ध, धर्म और संघ। मध्यम मार्ग त्रिरत्न नहीं होता है, बुद्ध धर्म की एक अवधारणा है ये मध्यम मार्ग, न ज्यादा अहिंसा और न ज्यादा हिंसा। इसी के साथ आज का ये आपका 300 से लगभग एमसीक्यू का सेशन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रश्नों के साथ। आपका एग्जाम 15 तारीख को है। अभी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से दूसरे से डिस्कस करेंगे आपके 500 एमसीक्यू का जो सेशन है। और नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊंगा वो ज्योग्राफी बेस्ड होगा, और उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हमारे प्रश्न रिवाइज हुए हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं, और सेशन कैसा लगा इसको भी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।